हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों पढ़ेंगे ओम के नियम के बारे में। अर्थात आज जानेंगे बेटा ओम का नियम क्या होता है बेटा। और आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ओम का नियम बेटा किस प्रकार बनाया गया था और इसको नियम को बनाने वाले बेटा कौन थे और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था जिससे इस नियम की उत्पत्ति हुई बेटा। सब कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बेटा विस्तार से बताऊंगा। तो आइए बिना किसी देरी के बच्चों शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं बेटा क्या है ओम का नियम स्टैंड। तो देखिए बेटा, बात सन 1826 की है। तो सन 1826 में बेटा एक जर्मन के बेटा यानी जर्मनी के एक महान वैज्ञानिक रहे हैं बेटा, जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। आइए आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं आपको समझाऊं, ये घटना बेटा कब की है। सन 1826 की बेटा ये घटना है, ठीक है। तो जर्मनी के एक वैज्ञानिक रहे हैं बेटा, जिनका नाम है, मैं आपको बताऊं, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है बेटा। तो जो जर्मनी के वैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। तो बेटा इस नियम को किन्होंने बनाया है? जर्मनी के वैज्ञानिक ने बनाया है, जिनका नाम क्या है बेटा पूरा? जॉर्ज साइमन ओम स्टैंड, ठीक है। और उन्हीं के नाम पर, क्योंकि उन्होंने इसका आविष्कार किया, वो कैसे आविष्कार किया बेटा वो अभी आप लोगों को बताऊंगा कि इसको उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन हम पहले उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें बेटा, तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनके नाम पर देखिए जॉर्ज साइमन ओम, क्या शब्द आ रहा है बेटा? ओम आ रहा है। क्या आ रहा है? ओम, ठीक है बेटा। तो उन्हीं के नाम पर हम इस नियम को ओम के नियम के आधार पर पढ़ते हैं, अर्थात ओम के नियम से जानते हैं स्टूडेंट। तो हम आपको बताते हैं बेटा कि उन्होंने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, ठीक है, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं बेटा। तो मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट, उन्होंने सन 1826 में, सन 1826 में, ठीक है, किसी चालक तार को या किसी चालक छड़ को एक बाह्य बैटरी से जोड़ा था, ठीक है स्टैंड। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्टैंड, ये कोई चालक है स्टैंड, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था बेटा, किसी चालक को एक बाह्य बैटरी से जोड़ा था स्टैंड, ठीक है। और आप लोग जानते हैं बेटा, हमने भी आपको बताया है कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच या चालक छड़ के सिरों के बीच बेटा विभवांतर लगाया जाता है, अर्थात किसी वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाती है स्टैंड, ठीक है। तो क्या होता है बेटा कि चालक तार में क्या होता है कि धारा बहने लगती है बेटा। क्या बहने लगती है? धारा। मान लीजिए इसमें आई धारा बहने लगी। आइए आपको समझ में आ रहा होगा। उन्होंने क्या किया था बेटा कि उन्होंने किसी चालक छड़ को, ठीक है, बैटरी के सिरों से जोड़ दिया। तो उन्होंने क्या देखा बेटा कि चालक छड़ में क्या बह रही थी बेटा? धारा बह रही थी, ठीक है। तो उन्होंने चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर बी तथा धारा आई के बीच एक संबंध स्थापित किया, ठीक है बेटा, जिसे हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। आइए आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। उन्होंने क्या किया था बेटा सन 1826 में कि ये घटना है बेटा, उन्होंने किसी चालक को एक बाह्य बैटरी से जोड़ा था, ठीक है। तो जब चालक को किसी बाह्य बैटरी से जोड़ा तो चालक में क्या हुई बेटा? धारा बहने लगी। क्या बहने लगी बेटा? धारा बहने लगी, ठीक है। तो उन्होंने चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा I के संबंध को, ठीक है, यानी धारा I के बीच बेटा क्या किया? एक संबंध स्थापित किया, ठीक है, यानी एक संबंध को बताया, रिलेशन को बताया। और उस संबंध को बेटा हम किस नाम से पढ़ते हैं? ओम के नियम के नाम से जानते हैं, जैसे कि आप लोग बेटा स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए आपको समझ में आया होगा कि इनका आविष्कार किसने किया था और इसका आविष्कार कब किया गया था और क्या उनका एक्सपेरिमेंट था, वही मैंने आप लोगों को बेटा बताया, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए आप शुरू करते हैं बेटा कि क्या है आपका ओम का नियम, ठीक है। क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच किसी बाह्य बैटरी को जोड़ा जाता है, ठीक है, तो चालक में जो बहने वाली धारा होती है, ठीक है, वो इस विभवांतर के समानुपाती होती है। आइए आपको समझ में आ रहा होगा। उन्होंने बताया कि जब किसी चालक तार के या चालक छड़ के सिरों के बीच, ठीक है, विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में धारा बहने लगती है। तो चालक में जो बहने वाली धारा है, ठीक है, वो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है।
या यूं कह दीजिए कि चालक के सिरों के बीच जो लगाया गया विभवांतर होता है वो चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। ठीक है, तो देखिए मैंने यही कहा है बेटा कि इनका स्टेटमेंट था यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में बेटा क्या होती है, जैसे ताप, यानी इस चालक का टेम्परेचर कैसा रखा जाए बेटा, कांस्टेंट रखा जाए, निश्चित रखा जाए, और इसका दाब यानी इसका दाब भी क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहे, क्योंकि बेटा अगर हम इसको दबाने का प्रयास करें बेटा तो इसके क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा बेटा, अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, अंतर आएगा। ठीक है, जब क्षेत्रफल में अंतर आएगा तो बेटा इसका प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टैंड। तो इन्होंने कहा था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर B तथा चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात क्या होता है बेटा, एक नियतांक होता है। एक स्टेटमेंट तो ये, आप ये भी कह सकते हैं कि चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों बेटा एक ही बात है। आइए आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए मैंने समय बचाने के लिए बेटा इस आर्टिकल से रिलेटिव जितनी भी थ्योरी है बेटा मैंने स्क्रीन पर लिख रखी है, और इसको किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा बेटा, कैसे इसका मान निकाला जाएगा, क्या इसका स्टेटमेंट फाइनल में आएगा, आई मैं आपको बेटा स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। देखिए मैंने जो अभी समझाया बेटा वही थ्योरी है। देखिए इन्होंने कहा है अपने स्टेटमेंट में, क्या कहा है, देखिए ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, अभी मैं बता रहा था बेटा, ताप और दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो, ठीक है स्टैंड, चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, यानी जो चालक है इसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर क्या है बेटा, V। ठीक है स्टैंड, विभवांतर V। ठीक है, चालक में बहने वाली धारा I, यानी ये विभवांतर लगाया तो इसमें कौन धारा बेटा, I धारा वही। ठीक है, तो धारा I के समानुपाती होता है, यानी चालक के सिरों के बीच जो आरोपित विभवांतर V है बेटा वो चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा देखिए अर्थात क्या हो गया, 20 समानुपाती बेटा I। आई होप को समझ में आ रहा होगा स्टैंड। और बेटा हम जानते हैं जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं, हटाते हैं तो हम वहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाते हैं, और बराबर का चिन्ह जब लगाते हैं तो बेटा कोई ना कोई वहाँ पे नियतांक यूज करते हैं, कोई ना कोई क्या करते हैं बेटा, वहाँ पे एक नियतांक यूज करते हैं बेटा। तो हमने इस समानुपाती को हटाने के बाद बेटा क्या लगाया, बराबर का चिन्ह लगाया, और हमने जो नियतांक लगाया वो क्या लगाया बेटा, R लगाया, जहाँ R क्या है बेटा, एक समानुपाती नियतांक है, और जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जहाँ R चालक का क्या बेटा, प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे यहाँ पे एक लाइन बढ़ा सकते थे, यहाँ भी ले सकते, जहाँ R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं, या चालक पदार्थ का प्रतिरोध स्टैंड। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब बेटा ये तो रही इसके स्टेटमेंट की बात। ठीक है, स्टेटमेंट की बात हमने पढ़ी। अब बेटा हम ये जानेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर बेटा ओम के नियम की व्याख्या किस प्रकार की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए शुरू करते हैं अपने आगे के भाग को। क्या है देखिए, मैंने हेडिंग लगाई बेटा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या बेटा किस प्रकार की जाती है। ठीक है, मैं आपको समझाऊं। ठीक है, देखिए हमने क्या किया बेटा, सारी थ्योरी बेटा जो मैंने स्क्रीन पर लिखी है बेटा इसी से रिलेटिव है। पहले मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा थ्योरी की, तो आप बेटा अब स्क्रीन पर देख करके इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। ठीक है बेटा, देखिए हमने क्या किया बेटा, ये कोई चालक है जिसकी लंबाई क्या है बेटा, L है। ठीक है स्टैंड, और हमने क्या किया बेटा, इसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या बेटा, कैपिटल A है, और इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, n है, स्मॉल n। ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो क्या बेटा, Vd है। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा। माना L लंबाई का कोई चालक है बेटा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है बेटा, कैपिटल A है। ठीक है, और इसके एकांक आयतन में, ठीक है बेटा, एकांक मतलब 1 मीटर के क्यूब आयतन में, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा, स्मॉल n है, और उनका अनुगमन वेग कितना बेटा, Vd है। देखिए ध्यान से आपको ये दिख रहा होगा स्टैंड। ठीक है, अब देखिए इनका वेग है सब इस साइड को, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं बेटा हम आपको पहले से ही बताते चले आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र बेटा चालक के इस सिरे से इस सिरे की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं बेटा इस सिरे से उस सिरे की ओर, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैंने ये लिखा बेटा, लिखा वो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। माना एक चालक छड़ जिसकी लंबाई L, ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया चालक की लंबाई क्या है बेटा L, तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, यानी ये जो अनुप्रस्थ काट है बेटा ये
ठीक है स्टूडेंट, ये इसका क्षेत्रफल ए है। चालक के एकांक आयतन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक जगह बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पे क्या लिखना बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। जो कुछ वर्ड ऐसे अगर मिस हो गए हो तो लिख लेना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लिखना बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, तथा इनका अनुगमन वेग क्या है बेटा, बी डी है, ठीक है स्टूडेंट। यानी इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा, स्मॉल n है, और उन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या बेटा, बी डी है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, जब हमने इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया बेटा, ठीक है, तो इस चालक के सिरों के बीच क्या हो जाएगा बेटा, यानी इस चालक के सिरों में क्या हो जाएगा, यानी चालक में क्या होगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। हम जानते हैं बेटा, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच जब किसी चालक को बाह्य बैटरी से जोड़ते हैं स्टैंड, तो चालक में क्या होता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है स्टैंड। और उस वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आता है देखिए मैं आपको बताऊँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसको साफ किया देता हूँ, ये तो आप समझ चुके थे। देखिए आपने बेटा एक सूत्र पढ़ा है B बराबर ई डी, हमने जो इससे पिछले लेसन पढ़ा है बेटा संधारित्र वाला, उसमें ये फार्मूला काफ़ी चर्चित रहा है स्टैंड, B बराबर ई डी, ठीक है स्टैंड। जहाँ B क्या है बेटा, चालक के सिरों के बीच विभवांतर है, E क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र, और D क्या है बेटा, कोई ना कोई डिस्टेंस, ये चालक की लंबाई। और बेटा चालक की लंबाई आज हमने क्या लिए बेटा, E लिए, सॉरी L लिए, तो इस D की जगह में क्या लिख सकता हूँ बेटा, L लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा, L। अब बेटा इस फार्मूले से अगर मैं E का मान निकालूं, यानी चालक में वैद्युत क्षेत्र निकालूं, तो मान कितना आएगा बेटा, ये L हो जाएगा बेटा, इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी जाएगा बेटा B अपॉन L, और ये इधर में क्या रह जाएगा बेटा, E रह जाएगा, ठीक है बेटा। तो यानी जब किसी चालक तार के या चालक छड़ के सिरों के बीच बेटा विभवांतर लगाया जाता है, तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है बेटा, B अपॉन L के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। जहाँ L क्या है चालक की लंबाई और B क्या चालक के सिरों के बीच विभवांतर है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए मैंने इसी बात को मैंने यहाँ लिखा है बेटा, तब चालक में वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया बेटा, B अपॉन L, जैसे मैं आपको उधर बता था। जहाँ बेटा जहाँ B चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर है, ठीक है स्टैंड, जो मैंने अभी आपको बताया स्टैंड। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ठीक है स्टैंड। अब ये बात रही बेटा, वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है, इसका मैं बताऊँ, F बराबर कोई आवेशित कण बेटा, तो ये होता है Q E। आई होप को समझ में आ रहा होगा। लेकिन बात कर रहे हैं बेटा किस पे लग रहा है बल, किस पे लग रहा है, देखिए वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है बेटा, किस पे लग रहा है बल, इलेक्ट्रॉन पर। बेटा इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम Q की जगह क्या लिख देते हैं बेटा, E लिख लेते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करते हैं बेटा, मैं आपको समझाऊं, इस आवेश Q की जगह क्या लिख देते हैं बेटा, E लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, E। तो इस Q की जगह क्या जाएगा बेटा, ये E हो जाएगा। आई होप को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। आप चाहे को इसको स्मॉल ई और बाद में कैपिटल ई, चाहे कैपिटल ई पहले कर दो, स्मॉल ई बाद में कर दो स्टूडेंट, ठीक, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये कहा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा बेटा, ई। आई होप को समझ में आ रहा होगा, यानी कैपिटल ई स्मॉल ई, यानी स्मॉल ई कैपिटल, एक ही बात है। गुणा की चीज़ें बेटा कोई आगे पीछे कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि मैंने इस ई को पहले लिख दिया स्टूडेंट, और ये जो आपका ई है उसको मैंने बाद में लिख दिया है। देखिए स्टूडेंट बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब इस बल के कारण यानी इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है बेटा, वो कितना बल लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र में ई के बराबर लग रहा है। इस बल के कारण बेटा उत्पन्न त्वरण, त्वरण क्या होता है बेटा, देखिए आपने न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा होगा 11th क्लास में स्टूडेंट, वो क्या होता है, F बराबर m होता है। जो F क्या है बेटा, कण पर लगने वाला बल है, और m क्या है बेटा, जिस कण पर बल लग रहा है उसका द्रव्यमान है, और a क्या है बेटा, इसका एक्सेलरेशन अर्थात ये त्वरण है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बेटा a का मान निकालूं तो ये m इसके f के बटे में आएगा, यानी मैं a का मान निकालूं तो ये m इस f के बटे में आएगा। देखिए आ गया बेटा, a का मान आ गया f अपॉन m। आई होप आपको समझ में आ रहा हो स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए आपने देखा कि a वाला क्या जगह f अपॉन m आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट। इस चीज़ को ध्यान से देखो। अब देखिए मैंने f का मान ऑलरेडी निकाल रखा है। f का मान क्या है बेटा, कैपिटल E इंटू स्मॉल ई। तो बेटा इस f की जगह मैं क्या करूँगा, ये जो f का मान है कैपिटल E और ये स्मॉल ई, मैं कहाँ रख दूँगा बेटा, इस f की जगह रख दूँगा। चलिए रख देते हैं। देखिए मैंने आकर रख दिया, इस f की जगह मैंने क्या रख दिया बेटा, E और E रख दिया स्टूडेंट, और जो नीचे का अपॉन में m था बेटा वो भी m ये आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, पहले हमने न्यूटन के द्वितीय नियम से, ठीक है, गति विषयक द्वितीय नियम बेटा आपने पढ़ा हुआ 11th में, हमने यहाँ से त्वरण का मान निकाला। ये हो जाए a बराबर हो गया बेटा f अपॉन m। तो देखिए f का मान मेरे पास क्या, कैपिटल E स्मॉल ई बेटा आपका ये आया, और अपॉन में जो अपॉन में m था बेटा आपका ये आएगा, ठीक है ना। अब ये क्या बेटा, E क्या बेटा, वैद्युत क्षेत्र।
बेटा हम ई का मान भी निकाल चुके हैं। देखिए ई का मान कितना होता है, ई का मान ये है B/L, यानी ये जो फार्मूला ये दिख रहा है बेटा, इस ई की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा, B/L लिखूंगा। तो देखिए रख रहे हैं आगे, देखिए B/L इस कहाँ है, इस ई की जगह क्या आ गया बेटा, B/L आ गया, और ये स्मॉल ई ये आ गया बेटा, स्मॉल m तुम्हारा वो ये आ गया। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ ई का और एफ का मान रख दिया, तो मैंने इसीलिए लिखा बेटा E/F के मान रखने पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब बेटा होता क्या है, यहाँ तक की बात तो क्लियर हुई कि इस ये जो आपको चालक दिख रहा है स्टैंड, ठीक है, इस चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं बेटा, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं बेटा, तो किसी न किसी एटम से तो फ्री जरूर हुए होंगे। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा, अगर किसी ये चालक है और चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा किसी न किसी परमाणु से वो इलेक्ट्रॉन तो मुक्त होंगे। ठीक है स्टैंड, जैसे मान लीजिए कि हम सोडियम की बात कर लें बेटा, सोडियम की, चलिए मैं इसको साफ कर दूँ, इसकी तो आवश्यकता नहीं है स्टैंड, आपको बताऊँ। जैसे मान लीजिए सोडियम, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 2 × 8 × 1। ठीक है, जब ये बाह्यतम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, अर्थात इन्हें त्याग दिया, तो ये क्या बन जाता है बेटा, Na पॉजिटिव बन जाता है, Na पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा धातु के भीतर, ठीक है, धन आयनों से टकराते रहते हैं। आई होप को समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर धन आयनों से टकराते रहते हैं। ठीक है, यानी ये जो आपकी धातु, जब ये चालक है बेटा कोई ना कोई धातु होगी जरूर। ठीक है, और जब धातु होगी तो इसके अंदर क्या होंगे बेटा, धनायन भी होंगे। ठीक है, जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो जिन परमाणुओं से वो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ठीक है, तो वो क्या बन गए होंगे बेटा, पॉजिटिव बन गए होंगे, क्योंकि जिस वस्तु से जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है स्टैंड, आई आपको समझ में आ रहा है स्टैंड। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा इन्हीं धनायन से लगातार टकराते रहते हैं। आई आपको समझ में आ रहा है स्टैंड। ठीक है, देखिए मैं आपसे आपको समझाने का प्रयास करूँ बेटा, देखिए ध्यान से समझेंगे बेटा तो फुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए बेटा ये कोई सोडियम का टुकड़ा है, कहेगा बेटा सोडियम का। ठीक है, अब जब ये सोडियम का टुकड़ा है बेटा, तो मान लीजिए इसके अब ये बेटा अणु, परमाणु और एटम, ठीक है स्टूडेंट, ये इतने सूक्ष्म होते हैं बेटा कि नग्न आंखों से भी दिखाई नहीं देते हैं। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा, कहने का मतलब ये है कि बेटा बहुत बारीक होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप से बेटा दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मान लीजिए कि इसके अंदर बहुत सारे क्या आता है बेटा, ये सोडियम, मैंने क्या कहा इसको बेटा, सोडियम का टुकड़ा कहा है, क्या सोडियम का। अब इसके अंदर सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 11 होता है। ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारे सोडियम के आइटम है, बहुत सारे सोडियम के बेटा क्या है, एटम है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा बेटा कि यदि ये अपनी बाह्यतम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन त्याग दें, तो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया ये, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन बेटा इस सोडियम ने त्याग दिया। समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा, होता तो बहुत बड़ी संख्या में जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम है, कि इतने बड़े सोडियम का टुकड़ा मैं दिखाऊं जितना बोर्ड पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, तो लाखों अरबों सोडियम के आइटम इसके अंदर होंगे। तो मैं कुछ ही यहाँ पे लेकर के दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए इस सोडियम ने भी बेटा क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया। जब त्याग देगा तो इसका परमाणु कितना क्रमांक हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अभी ये त्याग चुका है, तो इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो बेटा इसी के अंदर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इसने भी त्याग दिया, तो परमाणु क्रमांक अब 10 रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन बेटा ये रहा स्टूडेंट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, अब ये तो बेटा ये बन गए, ये पॉजिटिव बन गए, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया बेटा, अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया स्टूडेंट। ठीक है, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा आपको, ये फ्री हो गए, और जब फ्री हो गए तो बेटा ये इस पूरे सोडियम के टुकड़े के अंदर घूमते रहेंगे। तो ये बेटा कभी इससे टकराएंगे ऐसे करके, कभी इससे टकराएंगे, कभी इससे टकराएंगे। आई होप को समझ में आ रहा होगा कि ये निरंतर इन धन आयनों से लगातार करेंगे बेटा, टकराते रहेंगे। आई होप को समझ में आ रहा होगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत धन आयनों के बीच टकरों में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं बेटा, श्रांति काल कहते हैं। आई होप को समझ में आ रहा होगा कि यानी धातु के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो धन आयनों से लगातार टकराते रहते हैं। ठीक है, और किसी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, धन आयनों से दो क्रमागत टकरें, मान लीजिए पहले ये इससे टकराया, यानी ये मान लीजिए पहले इससे टकराया फिर इससे टकराया, तो इनके बीच में जो समय लगा, यानी इस टक्कर के और इस टक्कर के बीच में जो समय लगा, वही क्या कहलाता है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहलाता है, यानी इसे इंग्लिश में रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं डिस्टेंट। ठीक है, तो देखिए बेटा मैंने यही कहा यहाँ पे कि चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन में लिख देता हूँ यहाँ पे, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराते रहते हैं। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की
धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों का औसत समय क्या हो बेटा, टो। क्या है बेटा, टो। यानी जो मैंने अभी बताया क्रांतिकाल के बाद टो क्या लिखते हैं, टो से लिखते हैं, ठीक है। टो जिसे क्या कहते हैं बेटा, क्रांतिकाल कहते हैं, हो तब, ठीक है, किन्हीं दो टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग में, ठीक है, एटो की वृद्धि हो जाती है। देखिए गति का समीकरण बेटा आप लोगों ने पढ़ाया, देखिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे। गति का जो समीकरण होता है बेटा, क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा बी बराबर यू प्लस ए टी होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब बी क्या है बेटा, इसका अंतिम वेग है, क्या है, अंतिम वेग है, और यू क्या है बेटा, प्रारंभिक वेग है। तो देखा बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉनों, जब ये वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा हुआ होता है चालक की ओर, तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वो यादृच्छिक गति करते रहते हैं, अर्थात रैंडम मोशन करते रहते हैं। यानी सब वो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो लेक्चर में बताया बेटा, जब मैंने अनुगमन वेग की परिभाषा सुनाई थी, ठीक है। यानी अनुगमन वेग वाला जो वीडियो है बेटा, आप उसको जरूर देखें कि जब वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा होता है किसी चालक के क्षेत्र के बीच, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर यादृच्छिक गति यानी टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, अर्थात उनकी जो गति करने की डायरेक्शन होती है, यानी वो क्या होती है, इस टाइप से, वो ऊंची इस टाइप से, कोई निश्चित गति नहीं करते स्टूडेंट, ठीक है, सब टेढ़े मेढ़े वेग से गति करते हैं, जिससे उनका जो औसत वेग होता है वो कितना होता है बेटा, वो शून्य होता है। और ऐसी गति को कहते हैं बेटा यादृच्छिक गति यानी रैंडम मोशन कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो प्रारंभिक वेग माना जाता है बेटा, कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है, कितना माना जाता है बेटा, शून्य, ठीक है। तो बी बराबर क्या रहा है बेटा आपका, ए टू, यानी बी बराबर क्या रहा है बेटा, जीरो को छोड़ देंगे बेटा, क्योंकि प्रारंभिक शून्य होता है, ठीक है। ये रहा आपका, अब इसको तो लिखने को आवश्यकता नहीं, ये रहा ए, और ये टी की जगह क्या लेंगे बेटा, रिलैक्सेंट टाइम लेंगे, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन है बेटा धातु के भीतर धनायन टकरा रहे हैं, उनका जो समय है बेटा, हम क्या लिख रहे हैं, टो से लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं बेटा, टो से। तो बेटा यही वो बात यहाँ पे लिख रही है, किन्हीं दो टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग में एटो की वृद्धि हो जाती है यदि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक वेग क्रम से कितना बेटा, क्रमशः u1, u2, u3 डॉट 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 क्या हो बेटा, un इसलिए बेटा क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी, n है, ठीक है, तथा क्रांतिकाल टो के बाद, ठीक है, यानी प्रारंभिक वेग ये है, और क्रांतिकाल टो के बाद वेग क्या है बेटा, v1, v2, v3, ठीक है, डॉट डॉट क्या हो बेटा, bn हो, तब गति के प्रथम समीकरण से, यानी जो मैं यहाँ पे समझा रहा था बेटा, यही बात बेटा कहाँ है, वो ये b बराबर u प्लस ए टी से, ठीक है स्टेट। देखिए अब ये रहा बेटा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं इसके अंदर, यानी n है, तो पहले के लिए b1 बराबर u1 प्लस at1, ये टो 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी फार्मूले में इस टी की जगह बेटा क्या गया, टो किया गया है, ठीक है, क्रांतिकाल के लिए। दूसरे कण के लिए, दूसरे कण का वेग u2 प्लस एटो2, ठीक है। तीसरे कण का वेग बेटा u3 प्लस एटो3, और डॉटर यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ और भी वेग हैं, ठीक है। बाद में लिखा है n इलेक्ट्रॉन का वेग vn इजिकल टू un प्लस एटो n, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इन इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है, इन इलेक्ट्रॉनों का, इन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वही क्या कहलाता है बेटा, अनुगमन वेग कहलाता है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट, ठीक है। यानी इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो क्या कहलाता है बेटा, अनुगमन वेग कहलाता है। चलिए देखिए अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। तो देखिए अब बेटा इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इसको अब रख के देता हूँ बेटा, इसको वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए बेटा। अब मैं इसको आपको इसका डायरेक्शन शेष वाला भी मैं कराने वाला हूँ कि इसका फाइनली आंसर क्या आने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसको बेटा आप कॉपी कर लीजिए, अब मैं इसको रब करूँगा। चलिए नोट कर चुके होंगे, अब देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। बस मेन फार्मूला क्या रखना बेटा, क्या होता है बी अपॉन आई और आई क्या होता है, आर होता है, ठीक है। इसकी मुझे अभी लास्ट में आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। देखिए अनुगमन वेग की परिभाषा से क्या है बेटा, अनुगमन वेग की परिभाषा से क्या होती है बेटा, अनुगमन वेग की परिभाषा ये होती है बेटा, मैं आपको बताऊं,
बी डी बराबर, चलिए मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये होता है बेटा बी डी बराबर होता है बेटा आपका B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट 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 प्लस और ये Bn अपॉन n। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। ये फार्मूला बेटा मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ जब मैंने अनुगमन वेग की परिभाषा पढ़ाई थी स्टैंड, ठीक है। अब देखिए B1 B2 B3 और Bn के मान मेरे पास है ना। B1 का मान ये आएगा, B2 का ये आएगा, B3 B और Bn, यानी सारे मान मेरे पास यहाँ पे आएंगे। तो B1 की जगह ये वाला मान, B2 की जगह ये मान, B3 की जगह ये वाला मान, Bn की जगह बेटा ये मान मैं अपना वोट करूँगा। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये रहेगा बी डी इज इक्वल टू, चलिए बेटा मैं पहले लिख देता हूँ, ये स्मॉल एन बेटा आपका ये रहा, ठीक है। अब B1 का मान क्या है बेटा, U1 प्लस A21, U1 प्लस A21 प्लस इसी प्रकार बेटा B2 का मान U2 प्लस A22 प्लस इस तरह B3 का मान U3 प्लस A23 प्लस डॉट 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 रहेगा बेटा आपका, फिर प्लस और बाद में रहेगा बेटा UN प्लस A2n। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए, अब मैं जो इसके जो प्रारंभिक वेग है ये U1, U2, U3 और ये UN, मैं इसको बेटा अलग लिख लेता हूँ। तो देखिए यानी कहने का मतलब मेरा ये है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये बी डी बराबर रहेगा आपका बेटा, ध्यान से समझें, ये हो गया बेटा U1, U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 रहेगा बेटा आपका प्लस UN, ठीक है। यानी जो मैंने यू वाले पद थे बेटा प्रारंभिक वाले पहले के लिए, और ये n बेटा आपका ये रहा। अब जो शेष वैल्यू बेटा अब मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखिए A21, A22, A23 और A21। देखिए बेटा इसमें सब में क्या रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो बेटा मैं यहाँ से एक कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ से बचेगा आपका टॉ1, क्या बचेगा टॉ1, मैं ब्रैकेट में लेता हूँ, टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3 प्लस डॉट 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 बेटा प्लस और ये टॉn, ठीक है स्टूडेंट, और अपन में बेटा एन आपका ये रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा कर सकते हैं बेटा, क्योंकि ये एन पूरे के बटे में था, इसको अगर मैं दो पार्टों में बांटूंगा तो बेटा इस एन को इसके बटे में भी लिख सकते हैं बेटा, इसके बटे में लिख सकते हैं, यानी मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा भी होगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ से रब किए देता हूँ, ध्यान से समझे बेटा। देखिए अब ये जो इतना मान है बेटा, ये आप देख रहे होंगे, ये प्रारंभिक वेगों का जो औसत होता है, जिसे बेटा हम तापीय वेग या उसी वेग भी कहते हैं, इनका जो औसत होता है बेटा कितना होता है, अंडा होता है। क्या होता है, अंडा, अंडा मतलब 0 होता है। आई होप को समझ में आ रहा होगा। तो ये मान क्या होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। क्या है तो मैं लिख देता हूँ बेटा, तो बी डी बराबर रहेगा बेटा 0, इसका मान कितना होता है 0, ठीक है स्टूडेंट। यानी इलेक्ट्रॉनों का वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उसमें वेग तापीय वेग या प्रारंभिक वेगों का जो औसत होता है बेटा कितना होता है, 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए प्लस ये देखिए ये आपका बेटा ये रहा। अब बेटा यदि हम इतनी वैल्यू को, यानी ये जो आपको दिख रहा है ये वाली चीज़, देखिए मैं इधर जो आपको डॉट डॉट कर रहा हूँ बेटा, यदि हम इसको क्या मान लें बेटा, टो मान लें, क्या मान लें, टो, यानी इस पूरे एन, तो ये तो बेटा आपका ये रहा। अब ये जो पूरा जो बैरिकेड इसको हम क्या मान लें बेटा, टो मान लें, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टो हो जाएगा। आई होप को समझ में आ रहा होगा बेटा। तो देखिए अब करेंगे क्या बेटा कि अब 0 को लिखने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। चलिए मैं एक लाइन नीचे कर देता हूँ, तो बी डी बराबर रहेगा बेटा आपके पास, 0 नहीं लिखा तो ये हो जाएगा बेटा ए, और ये बेटा क्या हो जाएगा आपका टो हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। बी डी क्या हो गया बेटा, ए टो आ गया। अब देखिए बेटा आपको ए का मान तो पता है, आपको ए का मान देखिए क्या, ए का मान बेटा ये हैगा, क्या है, बी ई अपॉन एल एम, क्या है बेटा, बी ई और अपॉन में एल एम। चलिए बेटा रखते हैं ए का मान, तो देखिए क्या रहेगा, ये रहेगा बी डी बराबर, मान रखिए बेटा क्या है इसका, बी ई अपॉन क्या है बेटा, एम एल। यानी मैंने क्या किया, इस ए का जो मान है बेटा बी ई अपॉन एल एम यहाँ पर रख दिया बेटा, और ये जो टो है बेटा
ये आपका टो ये आ गया। ये देखिए बेटा, आई आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। तो याद रखें ये जो संबंध है बेटा, ये अनुगमन वेग तथा वैद्युत विभवांतर में संबंध है। इस बात को याद रखें, ये क्या है बेटा, अनुगमन वेग तथा वैद्युत विभवांतर में संबंध है। तो मैं लिख देता हूँ, कभी कभी एग्जाम में बेटा कई बार आया भी है कि यह है अनुगमन वेग तथा विभवांतर, क्या है बेटा, विभवांतर में संबंध है। ठीक है बेटा, अगर अनुगमन वेग और विभवांतर में बेटा संबंध आए तो बेटा ओम के नियम को सिद्ध करते हुए ही हमें फार्मूला प्राप्त हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपसे आपके ओम के नियम की तैयारी अगर परीक्षा के लिए बहुत अच्छी है और ओम का नियम नहीं आया और आपके लिए अगर ये संबंध आ जाए कि अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध स्थापित करो बेटा, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाएगा। तो 5 नंबर में इसका आंसर भी आप दे सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बेटा, अब हमारा पर्पज क्या है बेटा, ओम के नियम को प्राप्त करना। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए आप आगे क्या होता है स्टूडेंट, अब चलेंगे बेटा अनुगमन वेग तथा धारा के संबंध में से। ठीक है, अब हेडिंग लगाएंगे बेटा अनुगमन वेग तथा धारा के संबंध से। चलिए मैं लिख देता हूं, अनुगमन वेग तथा धारा के संबंध से। ठीक है स्टूडेंट, क्या था उनका संबंध, देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता देता हूँ। ठीक है, उनका संबंध था अनुगमन वेग का धारा का, वो ये था बेटा, देखिए ये था बी डी बराबर होता था आपका I/N E A। आई आपको समझ में आ रहा हो स्टूडेंट, यानी उनका जो संबंध था बेटा क्या था, आई, चलिए मैं आई सिंबल लिख देता हूँ, आई धारा है, इनका जो रिलेशन था बेटा बी डी इक्वल टू I/N/E/A। देखो बेटा अगर मैं इसको समीकरण 1 कहूँ, क्या कहूँ बेटा, इसको समीकरण 1, ठीक है स्टूडेंट, और इसको समीकरण क्या कहें बेटा, और समीकरण इसको हम बेटा 2 कहें। तो बेटा आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, इसकी LHS क्या बेटा बराबर है, LHS क्या बेटा इसकी बराबर स्टैंड। ठीक है, आई आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड, यानी इसमें भी BD आ रहा है बेटा, इसमें भी BD आ रहा है। ठीक है स्टैंड, अब मैं इसकी अगर बात करूँ किसकी, RHS की, तो इसकी RHS ये है बेटा, इसकी RHS ये है। अब मैं इसको उतार देता हूँ, मैं दूंगा समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। तो देखिए बेटा पहले इसको उतार लेते हैं, BE/ml क्या है, BE/ml, और बराबर में आपका क्या रहेगा बेटा, ये टो भी रहेगा और ये बेटा आपका टो। अब ठीक है, इसके लिए उतार दिए बेटा, ये क्या है, I/N/E/A। ठीक है स्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड, मैंने क्या किया कि मैंने इसकी LHS ली, RHS, इसकी भी RHS मैंने सामने सामने उतार दिया। ठीक है, क्योंकि बेटा जिन दो समीकरणों की LHS बराबर होती हैं उनकी RHS भी आपस में बराबर होती है, यानी ये बात ये और जो ये बात है बेटा वो ये। ठीक है स्टैंड, अब देखिए अब ओम का नियम क्या होता है, देखिए B/I बराबर क्या होता है बेटा, R, क्या होता है R, यानी B के अपॉन में क्या होना चाहिए बेटा, I होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो I है बेटा, इस I की मैं क्रॉस गुणा कराऊंगा, तो B इस I को मैं कहाँ लूँगा, यहाँ पे ले लूँगा, और इस ML को कहाँ ले जाऊँगा बेटा, यहाँ पे ले जाऊँगा। ध्यान से समझे, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बेटा B/, देखिए I को मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा, I ये आ गया बेटा, ध्यान से देखें I, और मैं आगे क्या कर रहा हूँ बेटा, इस ML को कहाँ ले जाऊँगा बेटा, यहाँ ले जाऊँगा। ध्यान से समझें, देखिए ML, आई आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। अब ये बेटा स्मॉल ई और टो, इसी जब मैं गुणा ऐसे करूँ तो ये नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा बेटा आपका N। अब बेटा देखिए E यहाँ पे भी और E यहाँ पे भी है बेटा, तो E ये है और ये तो ये E स्क्वायर हो जाएगा NE²। ठीक है स्टैंड, और ये हो जाएगा बेटा A, और ये क्या बेटा आपका टो, क्या बेटा टो, चाहे इसके नीचे को भी ले सकते हैं इस टाइप से, ध्यान से। ठीक है स्टैंड, आपका ये आगे ध्यान से समझे, देखिए मैंने I को लिया बेटा इस B के अपॉन में को, और ML को लेके गया मैं इस I की जगह। ठीक है स्टैंड, ये कंडीशन हुई। अब E की और टो की गुणा बेटा कहाँ हो गई, नीचे हुई, तो बेटा ये कंडीशन मिल गई। ठीक है बेटा,
आप देख रहे हैं कि बी अपॉन आई क्या हो गया बेटा, इस मान के बराबर आ गया, लेकिन बी अपॉन आई होता क्या है, बी अपॉन आई बराबर तो आर होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब ये लिखेंगे बेटा परंतु, क्या परंतु, ये बेटा लास्ट में चल रहा है ध्यान से समझे, परंतु क्या होता है बी अपॉन आई हमारा क्या होता है, आर होता है। अब बेटा इस फार्मूले की इस फार्मूले से कंपेयर करो, इस फार्मूले के इस फार्मूले से कंपेयर करोगे तो बी अपॉन आई, बी अपॉन आई। ठीक है स्टूडेंट, आई होप को समझ में आ रहा है। ये तो स्टेटमेंट आपको शुरू में ही मिल गया था देखने को, मैं आपसे जो बताया था स्टूडेंट, बी अपॉन आई बराबर क्या होता है, आर होता है, लेकिन इसमें बी अपॉन आई बराबर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमें पता चला, तब हम कह सकते हैं बेटा कि ये जो आर है, ये जो आर है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। देखिए ध्यान से मैं कहूँगा आपको, लेकिन आर बराबर लिख सकता हूँ बेटा कि जब दोनों की ये एल एच एस बराबर है बेटा, तो इनकी आर एच एस ही बराबर होंगी। आपको समझ में आ रहा होगा, जिस प्रकार अभी हमने इस समीकरण में और इस समीकरण में देखा था स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार ये भी एल एच एस और ये भी एल एच एस सेम है, तो बेटा इनकी आर एच भी आपस में क्या होंगी, सेम होंगे, अर्थात बराबर होंगे। तो मैं इसको लिख लूँ बेटा आर। ठीक है बेटा, अब इसको लिख देते हैं बेटा क्या, ये एम एल एन ई स्क्वायर ए और ये टो। अब इसको बेटा पैक कर देते हैं। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टैंड, ध्यान से समझे बेटा। ये इसकी अंतिम क्षणों में आंसर आ चुका है बेटा आपका। अब देखिए, तो ये क्या करा हो रहा है, एम एल, ठीक है, एन ई स्क्वायर ए टो, ये सब क्या करा बेटा, आर के बराबर है, क्या बराबर है। तो ये जो चीज़ें बी अपॉन आई बराबर, बी अपॉन आई है ना, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या बराबर है, आर के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः, ठीक है, ध्यान से समझें कि ये जो बेटा आपका बी अपॉन आई इसके बराबर है, लेकिन ये चीज़ किसके बराबर है, इस आर के बराबर है। तो मैं इसकी क्या लिख दूँ, आर, देन बी अपॉन आई, बी अपॉन आई बराबर आर। तो ये क्या बेटा, नियतांक है, क्या है ये, नियतांक। ठीक है स्टूडेंट, आई क्वेश्चन में आ रहा होगा बेटा। और यही क्या बेटा आपका ओम का नियम है, तो लिख देंगे बेटा यही ओम का नियम है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था बेटा आज का सवाल। और ध्यान से समझना बेटा कि ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। इस आर्टिकल की तैयारी एग्जाम के लिए बेटा ज़रूर करें। और यदि अब कमेंट करें बेटा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है बेटा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए बेटा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अब वीडियो को पॉज करके बेटा इसका नोट्स बना लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।